हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिता सोनी क्लासेस एंड वेलकम टू दी नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके डिटेल्ड सिलेबस ऑफ HPRCA पटवारी एग्जाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पटवारी का एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ये भी आप सबको पता है कि इसका जो एग्जाम है अभी उसका फॉर्म फिलिंग हो रहा है, दैट इज फ्रॉम दी 12 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक। तो ये इसका टाइम पीरियड है जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसका सिलेबस। तो जब इसकी डेट आई थी फॉर्म फिलिंग की, तो सबको लग रहा था कि पता नहीं इसका जो सिलेबस होगा वो किस तरीके से होगा, और सिलेबस अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, मैथ्स आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों की क्वेरी थी। वैसे तो आप सब लोग जो है अपने सिलेबस से गो थ्रू हो चुके होंगे, लेकिन अगर किसी को सिलेबस के बारे में नहीं नॉलेज है या उनको पूरी तरीके से नहीं पता है कि कौन सी चीजें करनी है उसके अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आप सबने एनालाइज करके ये भी देख लिया होगा कि जो सिलेबस है वो जनरली आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, JBT की तरह दिखाई दे रहा है। तो JBT कमीशन का जो आपका सिलेबस है सेम जो है वो आपको यहाँ पर पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, राइट। तो लेट्स डिस्कस दी डिटेल्ड सिलेबस ऑफ योर पटवारी एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है ये भी देखिए आपका बहुत इजी एग्जाम नहीं रहने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि ये एग्जाम पहले के पैटर्न पे आएगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखा होगा आपने कि 120 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 85 मार्क्स 35 मार्क्स का आपका एग्जाम पैटर्न है। आज के सेशन के अंदर हम इसके डिटेल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है। लाइफ में वैसे भी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कभी किसी मेंटर की जरूरत पड़े तो आपको क्या चाहिए होता है, यू ओनली नीड अ गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर HP पटवारी का बैच जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑफलाइन आप आ सकते हैं, सोलन हमारा सेंटर है, कोटला नाला में लोकेटेड है दिस सेंटर निकिता सोनी क्लासेस। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं लाइव सेशन के अंदर एनरोल होना, सो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हमने इसका जो प्राइस रखा है दैट इज 1900 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है, जो कि वैलिड है ओनली एंड ओनली 25 दिसंबर 2025 तक, यानी कि क्रिसमस तक आपको मिलेगा ये 1900 रुपए का। उसके बाद इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो हमेशा टारगेट रहता है वो रहता है कंसेप्ट क्लियरेंस और बेसिक चीजों को क्लियर करवाया जाए। तो आपका ये जो सिलेबस रहने वाला है इसमें भी हमारी अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी। इसी की तर्ज पे आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, क्लास के अंदर आपकी क्लासेस जो है वो इसी के बेस पर आपकी करवाई जाएगी। 25 दिसंबर लास्ट है, 1900 रुपए आपकी फीस है, और ऑफलाइन फीस जो है इट्स योर 10,000, राइट। जिसमें आपको जो ऑफलाइन बैच को एनरोल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑफलाइन मैंने आपको बता दिया, हमारा जो सेंटर है वो सोलन में लोकेटेड है, सोलन हिमाचल प्रदेश। हमारा जो एड्रेस है वो है आपका नियर नवजीवन हॉस्पिटल, सहानी कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर। आपको निकिता सोनी क्लासेस का वहां पर जो है लोकेशन मिल जाएगी। आप चाहे तो आप सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स KVS NVS के लिए तैयारी कर रहे हैं, PGT के लिए, और Tier 1 उनका है, तो उनकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ अवेलेबल है, और टोटल टेस्ट आपको यहाँ 10 मिलेंगे। प्राइस है 799। इट इज ओनली अप टू दी 25 ऑफ दिसंबर। तो ये जो प्राइजेस पे हम आपको कोर्सेज दे रहे हैं ये सिर्फ 25 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद ये चीजें आपको इस रेट पर नहीं मिलेगी, इस प्राइस पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। फिर जब आप दूसरे से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक बार कि जब हमने मेडिकल की टेस्ट सीरीज भी दी थी तो भी ऐसे ही हुआ था। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, फिर जब वो एक दूसरे से पूछते हैं तो फिर वो रिव्यू देते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आए थे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हम उस चीज पे उसी कॉस्ट पे आपको नहीं दे सकते जिसमें फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व वाली सिचुएशन होती है। और ये जो टेस्ट मैं बना रही हूँ ये कोई ऐसे टेस्ट नहीं है, इनको PYQ को एनालाइज करके मैं खुद इन टेस्ट को बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बनवा रही हूँ या ऐसा कुछ है, मैं खुद टेस्ट को बनाती हूँ PYQs एनालाइज करने के बाद। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज मेडिकल की ली थी वो इस चीज से शायद अग्री करेंगे मेरे साथ कि जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट्स देखने को डेफिनेटली मिले थे। अभी जब मैं आपका TGT का एग्जाम देख रही हूँ तो वहां पर भी हमारे टेस्ट सीरीज से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो थे वो आपको पेपर में देखने को मिले हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ KVS के अंदर भी मिलेगी। Tier 1 का जो भी, अगर आप में से कोई एनरोल करना चाहता है तो एनरोल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर भी दिया गया है, आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस।
राइट। ओके, सो देयर इज अ टेस्ट सीरीज फॉर नॉन मेडिकल एज वेल। नॉन मेडिकल का एग्जाम है, टोटल टेस्ट आपको 8 मिलेंगे, प्राइस आपका 749 है। 749 आपको तो एग्जाम ही 25 को है, इससे पहले आप चाहे तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो जो पटवारी का सिलेबस है वो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे जेबीटी का सिलेबस है। अब आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। जैसे पार्ट ए जो है आपका पार्ट ए है आपका 85 मार्क्स वाला। ठीक है, पार्ट ए 85 मार्क्स में सोशल साइंस है। सोशल साइंस में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, अर्लीस्ट सोसाइटीज, जैसे इसके अंदर आपकी हंटिंग गैदरिंग ये वाली जो सोसाइटीज आती हैं वो किस तरीके से रहते थे और उनकी क्या इंप्लीकेशंस हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टोन टूल्स एंड देयर यूजेस, इसमें आपका ना पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, इन स्टेज के बारे में आपको बात करना है। ये रही आपकी स्टेजेस, नियोलिथिक एंड कॉपर एज। कॉपर एज किसे कहा जाता है, ठीक है, आयरन एज किसे कहते हैं, ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं। यहाँ से आपको करंट अफेयर भी आ सकते हैं। तो आपकी जो अप्रोच रहनी चाहिए, अगर आप इस सिलेबस को भी गो थ्रू कर रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जो कुछ भी यहाँ से करेंगे प्लीज मेक श्योर कि उसे अपने करंट अफेयर के साथ जरूर जो है वो मैच करके चलिएगा, क्योंकि HPRCA के अंदर अब जो पटवारी का पेपर आएगा वो इतना बेसिक आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए किसी भी एज से, लेकिन वो आपकी करंट अफेयर के अंदर भी हो, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स आ जाते हैं क्वेश्चंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। प्रिंसिपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स की कौन सी है, अर्बन प्लानिंग, इसे टाउन प्लानिंग भी हम कहते हैं, कि कैसी होती थी, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड किस तरीके से था, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। प्री वैदिक और वैदिक कल्चर से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार जो आपके वेदास हैं उसमें आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, कौन से वेद में क्या लिखा गया है, कौन से वेद के पार्ट्स किस किस तरह के होते हैं। उसके बाद है रिलीजियस मूवमेंट्स, कौन कौन सी यहाँ पर चलती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी भी आप यहाँ कर सकते हैं। मौर्यन एम्पायर में शाकास, कुशानास एंड सतवानास आएंगे। संगम एज के अंदर चोलास, पांड्यास एंड चेरास। गुप्ता पीरियड, उसके बाद गुप्ता के बाद हर्षवर्धन जो पीरियड है, दैट इज दी वन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत के बारे में। पहले वाला आपका प्राचीन भारत है, दिस इज योर मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो मध्यकालीन के अंदर टर्किश इन्वेजन इंडिया के अंदर जब होता है, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी एंड मोहम्मद घुरी, ये तीन है आपके। उसके बाद मैमलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपके आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद आते हैं आपके बलबन। तो ये तीन चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर तुगलक डायनेस्टी है, उसके बाद है आपकी सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं आपके रिलीजियस मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, चिश्ती ऑर्डर्स, भक्ति मूवमेंट। सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट से आपको कंटेम्परेरी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंटेम्परेरी कौन है, कौन किसका कंटेम्परेरी है, यहाँ से आपको सवाल आता है। तो ये आपको यहाँ पर कंटेम्परेरी जो है वो यहाँ पे करने हैं। मुगल एम्पायर, मराठा और फिर सिख एम्पायर का राइज कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखना है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जाम। हम हमेशा आपसे पूछते हैं कि यूरोपियन कंपनीज कैसे इंडिया के अंदर आई, गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, और गवर्नर जनरल के बाद जो पोस्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज योर वाइस रॉयज, तो वो भी आपकी यहाँ पर आती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमस स्टेट्स इंडिया की कौन कौन सी है, उनके क्या कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ, राइट। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ता है ब्रिटिश रूल का इन इंडिया के ऊपर उनका क्या इंपैक्ट रहता है। लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग दी ब्रिटिश तो यहाँ पर आपकी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आता है, जिसे आप परमानेंट स्थायी बंदोबस्ती के नाम से भी जानते हैं। दिस इज योर लैंड परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करता है। महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है आपका, वो आपको यहाँ पर करना है। 3 सिस्टम्स हैं ये आपके, राइट। उसके बाद आता है रियातवाड़ी सिस्टम भी है। उसके बाद है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह जो होता है आपका। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पर पर्सनैलिटीज आती हैं और प्लेसेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर आपके आते हैं ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटीज। उसके बाद आपके बेसिकली अगर मैं मूवमेंट्स को डिवाइड भी करने की कोशिश करूँ तो रिलीजियस मूवमेंट हिंदूज, मुस्लिम्स और ऐसे सिखिज्म के फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो जैसे हिंदू के अंदर कौन कौन से, मुस्लिम के अंदर कौन से और सिख के अंदर कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट्स आते हैं, उस तरीके से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से सवाल आता है, राइट। फिर है
नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसे आप 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना 1885 में बनी थी, आपकी एओयू ने बनाई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इसका जवाब था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिस्पॉन्स था आपका, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। स्वराज की बात कब करते हैं? मुस्लिम लीग आपकी 1906 के अंदर बनी है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसके बाद ही मुस्लिम लीग बनती है ढाका के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। पार्टीशन कांग्रेस के अंदर 2 बार होता है, कौन कौन से स्प्लिट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। लखनऊ पैक्ट आपका कब हुआ है? 1916, 17, 18, 19 कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। होम रूल लीग जो है 1916 के अंदर हुई है। होम रूल लीग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, दैट इज बाल गंगाधर तिलक एंड नेक्स्ट वन इज एनी बेसेंट। पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया के अंदर चलाई थी वो किससे इंस्पायर्ड था? ईरान, इराक, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। चंपारण मूवमेंट सबसे पहला ऐसा मूवमेंट है जो गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 के अंदर। उसके बाद मॉन्टेग ऑगस्ट डिक्लेरेशन, उसके बाद वैसे खेड़ा सत्याग्रह आपका आता है, अहमदाबाद सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट क्या बोलता है? और रॉलेट के अगेंस्ट बनता है एंटी रॉलेट एक्ट। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग। फिर आता है खिलाफत मूवमेंट जो कि आपके मुस्लिम से, इस्लाम से रिलेटेड है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम 1920 के अंदर होता है। स्वराज पार्टी बनती है, साइमन कमीशन बनता है। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 की है, इसमें भी पूछा था नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आपके पैरामीटर्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे। जिन्ना का क्या फॉर्मूला है? बरदौली सत्याग्रह कब होता है? कांग्रेस लाहौर सेशंस कौन कौन से हैं? डांडी मार्च कब होता है? 11 डिमांड्स जो थी गांधी जी की वो कौन सी थी और किसके बाद रखी गई थी? राइट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किससे रिलेटेड है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टीजीटी में भी इस बार पूछा गया था कि कौन सी राउंड टेबल? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मैंने भी रिसेंटली पेपर डिस्कस किया है उसके अंदर था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन गए थे, है ना, कौन प्रेजेंट थे? कि उसका आंसर महात्मा गांधी बताया गया उसके अंदर कि महात्मा गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अटेंड की थी। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या क्या बोला जाता है? कम्युनल अवार्ड्स ऑफ पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, कौन सी ईयर था, क्या क्या इसके पॉइंट्स थे वो आपको पता होने चाहिए। ये जो मैंने आपसे कहा ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से ईयर के अंदर हुआ और उसके मेन फीचर्स क्या है, राइट। उसके बाद है रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद एंड सुभाष चंद्र बोस। किसने आपकी आईएनए जो है इंडिया के अंदर बनाई है। प्रोविंशियल इलेक्शंस ब्रिटिश इंडिया के अंदर कैसे होते हैं? अगस्त का प्रपोजल क्या है? डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान, जिन्ना जो है वो आपके डिमांड करते हैं। कृत मिशन किसे कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। सी गोपालाचारी फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। वी विल प्लान क्या है? शिमला कॉन्फ्रेंस एंड द कैबिनेट, शिमला पे भी शायद क्वेश्चन आया है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये आपके पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो ये जो जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं इनको चार्टर क्यों बोला जाता है, ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज चार्टर। जैसे पहले आप देखो, पहले बोला गया यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बोला यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग से वो पिट्स इंडिया एक्ट बना, लेकिन इसके बाद जितने भी एक्ट बने वो चार्टर एक्ट बने। तो चार्टर का मतलब क्या होता है ना, चार्टर क्यों बोला गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853, इनका मतलब क्या है? चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाई दे वर नेम्ड एज चार्टर, जबकि वो पहले किसी और नाम से जाने जा रहे थे, फिर एकदम से उन्होंने स्विच क्यों किया चार्टर की तरफ? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आ गया? फिर चार्टर को रिप्लेस करके व्हाई द एक्ट वाज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर वो गवर्नमेंट इंडिया क्यों बन गया, है ना। तो अभी तक जितने भी टीजीटी के पेपर मैंने देखे हैं ना उसमें यही चीजें हैं। देखो इसे कंसेप्चुअल कहा जाता है। अगर आप इसे रट लेंगे कि चार्टर एक्ट में ये था, 1813 के अंदर ये था, 33 के अंदर ये था, 53 के अंदर ये था, वो तो ठीक है, आपने उसके पॉइंट्स कर लिए, लेकिन चार्टर को पहले चार्टर क्यों बोला गया, उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बोला गया, उसका भी तो कोई रीजन होगा। तो आपसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि क्या रिजल्ट रहा है ना, और चार्टर एक्ट किसका रिजल्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका रिजल्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किसका रिजल्ट है, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो बने 1861 के, फिर इंडियन काउंसिल बन गया। वो आप खुद देखो, ये जितने भी एक्ट है, पहले रेगुलेटिंग था, फिर वो पिट्स इंडिया एक्ट बना, फिर वो चार्टर एक्ट बना, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने के साथ साथ वहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी वो जानने लगे। तो क्या चीजें यहां पर रही होंगी ऐसी, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 1942 का क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
यूरोपियन हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, लीग्स ऑफ द नेशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी। तो इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको करने हैं, और यूएनओ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चीजें पता होंगी वो ऑब्वियसली करंट अफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप यूएनओ की बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन आपको यूएनओ के जनरल करंट अफेयर से भी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर नॉर्मली जो इंडियन ज्योग्राफी है या फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें क्या है, साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, फिजिकल फीचर्स क्या हैं आपके इंडिया के, फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स ये कैसे हैं, कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स कैसे हैं, प्लेट्यू कैसे हैं इंडिया के अंदर, कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज में ड्रेनेज का कंसेप्ट करेंगे आप, उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर कौन कौन सा है वो आपको, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। फिर हिमालयन रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कैसे चलता है, नर्मदा, तापी बेसिन, गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा एंड कावेरी। तो अब या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा या यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। तो जिस भी रिवर पर डिस्प्यूट चल रहा है या किसी भी ऐसी रिवर पर कोई भी ऐसी चीज हो रही है या कहीं पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस हिसाब से वो वाली जो रिवर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी चीज के लिए स्टडी करें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, प्लीज मेक श्योर कि आपका जो एग्जामिनर है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपसे रट्टाफिकेशन नहीं मांग रही है, दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स। ये हमेशा याद रखिएगा, वो आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, वो आपसे रट्टाफिकेशन नहीं पूछ रहा है कि आपको कितनी चीजें रट के आप याद कर सकते हो। आपको हर चीज को कंसेप्चुअल तरीके से करनी है। और अगर आपको ये चीजें करने में बर्डन लगता है तो सिंपल सा एक मेथड अपने दिमाग में रखिए कि जहां पर आप जब भी आप किसी जगह पे भी जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आप कमरे में जाके थोड़ी बंद हो जाते हैं, आप देखते हैं आसपास क्या है, यहाँ पर किस तरीके का नदियां हैं, अगर है तो कैसे है, फोर्ट कैसे हैं, अगर फोर्ट्स में जाते हैं, आप घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां एक कमरे में, होटल के कमरे में जाके बैठ जाते हैं, नहीं, आप घूमते हैं, आप एरिया घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, कल्चर देखते हैं, वहां के क्लब्स एंड ऑल, जहां पे भी आप जाते हैं, जो भी है, जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं वहां पे आप सारी जगह वहां घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यू बेसिकली अंडरस्टैंड द एरिया जहां पर आप रह रहे हैं। तो जब आप इंडिया में रह रहे हैं तो फिर उसके बारे में क्यों नहीं जान सकते, इंडिया भी तो अपना ही घर है, तो अपने घर में तो पता होना चाहिए ना, कितने कमरे, कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां, क्या क्या चलता है, मेरे घर में राशन कहाँ से आ रहा है या मेरे घर में कमाई कहाँ से आ रही है, ये तो पता ही होना चाहिए। उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि बारिश में मेरा घर जो है वो कई कुछ एरिया मेरे घर का जो है वो डूब जाता है, कुछ एरिया जो है वो बच जाता है। ऐसा क्यों, कि मेरे घर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या मेरे घर के आसपास कहीं पहाड़ तो नहीं है, और अगर पहाड़ है तो कैसे है, ज्यादा बारिश क्यों नहीं आती है, अगर ज्यादा बारिश आ रही है तो क्यों आती है। दीज आर कॉल्ड एज द ज्योग्राफिकल पार्ट। तो आप ऐसे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कौन से है, प्रेशर एंड विंड पे हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपके सीजन कौन से हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, फिर पोस्ट मानसून और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। ये चाहे तो आप क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, 7th में भी है, 8th में भी है, राइट। ज्योग्राफी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। वेजिटेशन में एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या आता है, और देखिए ये वाला जो नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है फ्लोरा एंड फौना। इसका क्या मतलब है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेंगे अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसी भी वहां पर वेजिटेशन है। पॉपुलेशन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया का पॉपुलेशन साइज, और यहाँ से हो सकता है आपको करंट अफेयर पे क्वेश्चन आ जाए पॉपुलेशन वाली जगह से। फिर आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, इकोनॉमी इंडिया की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कैसा है, मिनरल्स, एनर्जी कैसी है, लाइफलाइंस कौन कौन से है, नेशनल इकोनॉमी की, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। सोलर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, लिथोस्फीयर, रॉक्स एंड देयर टाइप्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉक्स एंड देयर टाइप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये हमेशा पूछे जाते हैं। वोल्केनोज आपको इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के भी पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वोल्केनोज है, कैसे अर्थक्वेक्स होते हैं, और लैंड फॉर्म्स जो है वो कितने तरीके की होती है। एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फॉरेस्ट और उसके टाइप कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट के एक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। मिनरल्स कौन से हैं, इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया के अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग से भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इंडिया की डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट किस तरीके से होता है इंडिया के अंदर, एक्सचेंज मोड क्या है। उसके बाद आपको करना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ग्लोबलाइजेशन का और इंडियन इकोनॉमी का। अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स,
है ना, करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में ये जो लिखा है ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और क्यों जरूरी है, ये सबसे पहली चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, ये भी पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और इंडिया के अंदर जो है वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक क्यों बोले जाते हैं, क्यों बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस है दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। फिर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कैसे पब्लिक डिसीजंस लिए जाते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स लोकतंत्र के अंदर क्या का अधिकार, जो मानव के अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे बनी है, ठीक है, इसके क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व, ड्राफ्टिंग कमिटीज क्या है, पार्लियामेंट क्या है आपका, एंड इट्स 2 हाउसेस। यहाँ से तो क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर भी चल रहा है। आपको भी पता है कि करंट अफेयर पार्लियामेंट के नाम को लेकर जो है वो चीजें हैं, पार्लियामेंट के नाम बदले जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका करंट अफेयर भी बन सकता है। करंट अफेयर है इसलिए पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, दैट इज अबाउट योर वाइस प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट और आपका एक होगा लोकसभा का स्पीकर कहाँ है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, गवर्नर्स, इनके इंपीचमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि करंट अफेयर भी बन रहा है अभी, है ना, करंट अफेयर में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1951 के ऑनवर्ड जितनी भी हुई है वो, बजट कैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, सीबीआई, कास्ट, पेट्रियार्की, प्लान्ड इकोनॉमी, एंटी डिफेक्शन लॉ किसके अंदर आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम है, ये सारी चीजें। फिर आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका और मेजोरिटेरियम्स इन दी श्रीलंका, बेल्जियम, ये तो आपकी एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिलेबस उठाया, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, सोशल स्टडीज का उठाया और दे दिया, बस उसके जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर्स है वो उठाया और आपको दे दिए कि भाई अब ये सारी चीजें करो। फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है, क्या होता है फेडरलिज्म, किसे कहते हैं फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है या इसके आउटकम्स क्या है। नेक्स्ट इज वेरी मेजर पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और आपके एचसीएफ एलसीएम के बारे में आपको पढ़ना है, कन्वर्टिंग दी फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, फिर इंटीजर्स और आपके नंबर ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। उसके बाद है आपका बेसिक अलजेब्रा एंड पॉलिनोमियल्स, देन इज योर इक्वेशंस एंड इक्वेशन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 10th तक का सिलेबस है आपका बेसिकली, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, ये वाला पार्ट है। उसके बाद है आपके ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड योर पॉलीगन्स, then your area related to the circles, and then is your constructions, compass and all, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया, पेरीमीटर, सॉलिड्स, सरफेस ऑफ द वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहीं से भी आपको सवाल यहाँ से आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस क्या है और आप किस तरीके से उसे, स्टैटिस्टिक, डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको यहाँ से, ये आपका टॉपिक्स है मैथ्स के। मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी। साइंस अगर आप देखेंगे तो जिनकी तो साइंस बहुत अच्छी है उनको तो करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट स्टिल साइंस के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है, ये क्लास 6 से शुरू हो जाता है और 10th तक। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं वो क्लास 6 से 10th तक के आपके सारे टॉपिक्स हैं। उन्होंने क्या किया, 6th की एनसीईआरटी उठाई, उसका टॉपिक, 7th की उठाई, उसका टॉपिक, 8th की उठाई, उसका टॉपिक्स, जिस वजह से आपको ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, तीनों की तीनों इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है। ये आपके बायोलॉजी के सिलेबस है, यानी कि साइंस का सिलेबस है ना। साउंड्स, नेचुरल फिनोमिनन, लाइटनिंग, ये फिजिक्स है, एनवायरनमेंट है, फिर फिजिक्स है, फिर रिएक्शंस है, फिर आपका इंग्लिश है। इंग्लिश से आपको ज्यादातर कॉम्प्रीहेंशन आ सकती है, सेंटेंसेस हैं, आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एरर करेक्शन, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें आपके यहाँ से करनी है। दिस इज हिंदी वन। हिंदी में भी बेसिक चीजें जो आती हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको यहाँ से क्लियर करने चाहिए, ठीक है। फिर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये स्प्रेडशीट और ये सारी चीजें आपकी कैसे काम करती है, कंपोनेंट्स क्या है। फिर आता है पार्ट बी जो कि 35 मार्क्स का है, उसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस करनी है, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपीजी के आपकी इसके अंदर आएगी, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश दी मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो 85 में भी आ रही है और 35 में भी आ रही है। तो ये जो है ये आपका पैटर्न है एग्जाम का कि आपको यहाँ से ये चीजें करनी है, राइट। अब देखिए
ये सिलेबस बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सॉरी इफ़ आई सेड रॉन्ग। सिलेबस ज़्यादा है, देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब जैसे अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स आपके हैं नहीं, आपको स्टोरी की फॉर्म में इनको समझना है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत जो है वो किस तरीके से काम करता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपका वो हिस्टोरिकल पार्ट हो गया। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आगे जाकर आपके आपस में एक दूसरे से लिंक कर जाएंगी। साइंस अगर आप लोगों की बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है नहीं। आपको ज्यादा फोकस जो करना है वो करना है आपको जीएस के ऊपर, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से। अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से तो उसको साइंस पे फोकस करना है, उनका आर्ट्स वाला पार्ट जो है वो फिर भी कंपैरेटिवली जो है उनका ठीक रहता है, राइट। अगर आपको ये सिलेबस की पीडीएफ फॉर्म चाहिए इसी तरीके से अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से एक बार और आपको बता रही हूँ, ऑनलाइन की जो फीस है वो 1900 है, इससे कम फीस में आपको कोई कोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता। ऑनलाइन कोर्स से सारी की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर करवाई जाएंगी और आपका जो ऑफर है वो 25 दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद हम इस ऑफर को जो है वो यहाँ से हटा देंगे, इसलिए जितने जल्दी हो सके आप कोर्स को जो है वो एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर। और अगर आपको ये वाली जो पीडीएफ है सिलेबस की इस फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगी, राइट। कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है, चाहे तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है आपकी तो वो भी आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर पे कॉल करके, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप चाहे तो जितनी भी अपनी क्वेरीज है आप वहां पर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यानी कि अब हम कुछ कुछ चीज़ें जो है वो पटवारी की अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हम उसको ऑनलाइन भी करवा देंगे। लेकिन अगर आप देखो कोर्स के अंदर क्या होता है कि जब आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ जो होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है और एक प्रॉपर चीज़ें आपको पता चलती रहती है। अब यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको भी पता है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ें करना और एक बहुत अच्छे टाइम के साथ चीज़ों को करने में फ़र्क होता है ना। तो वो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, तो दोनों में फ़र्क होता है, राइट। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया गया है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, लिंक है आपका, या फिर आप जो है नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।